हाँ देखो जरा, हाइड्रोकार्बन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इसका क्वेश्चन आप सही करना चाहते हो तो ठीक है, इसमें बेसिकली तीन पार्ट होंगे, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक होगा एल्काइन, ठीक है। प्लस कुछ रिएक्शंस इसमें डाइईन्स की भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये काफी छोटा पार्ट होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, एक तो इसके प्रिपरेशन मेथड सभी के, इन सबके प्रिपरेशन मेथड हमें बिल्कुल एक एक पेज में एल्केन का चार्ट बनेगा, ये रिएजेंट है, ये प्रिपरेशन मेथड है। दूसरा, सम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और तीसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये ना केवल एल्केन में, ये एल्कीन में, एल्काइन में, डाइईन सब में करना है। एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एपॉक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, एसिड हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, सब में यही करना है। मतलब अब ये इसी फैशन में चलेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो होगा क्या फाइनली क्या होगा, देयर विल बी अराउंड 50 to 60 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, ठीक है। देयर विल बी 50 to 60 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, वो फाइनली अपनी एक जगह होनी चाहिए सब, ठीक है। प्लस ऑल द रिएजेंट ऑफ एल्केन शुड बी इन वन पेज ओनली, ठीक है। जैसे बीच में एल्केन लिख दिया, यहाँ पे 10 एरो लगा के उनका प्रिपरेशन मेथड के रिएजेंट, और यहाँ पे 15-20 एरो लगा के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे करके आपका एक एल्केन का चार्ट बनेगा, और उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी जिनका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उनकी मैकेनिज्म जिनकी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, और उनके मैकेनिज्म पार्ट को भी आप साइड में लिखते जाना। देयर आर 60 रिएक्शंस जिनकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अपन एक साथ लिख लेंगे, और हर सेक्शन का अगर एक या दो पेज में शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए तो वो बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो होप अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे अब हमें देखना है। जैसे अब अगर हम लोग एल्केन की बात करें, तो एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, एंड डाइईन दो डबल बॉन्ड है तो CnH2n-2। क्लियर है? ये इनके जनरल फॉर्मूला होगा। एल्कीन जो स्टार्ट होता है वो दो कार्बन से, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, फिर इसके आइसोमर हो सकते हैं, वो सब अपन कर चुके हैं। ये भी दो कार्बन से स्टार्ट होता है, C2H2, C3H4, C4H6 एक्सेट्रा, और ये तीन कार्बन से स्टार्ट होगा। दो पाई बॉन्ड लगाने के लिए एटलीस्ट तीन कार्बन तो चाहिए, तो दिस विल बी C3H4, C4H6, C5H8 एक्सेट्रा। ये इनके फॉर्मूला है, ठीक है। नॉर्मली जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो सब गैस होते हैं, अप टू 3-4 कार्बन सब गैस होते हैं, जो हमें पढ़ने हैं वो मोस्टली गैस होते हैं ये, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा रटना टफ होगा, ठीक है। सारे टाइप की चीजें मिलेंगी हमें, और कुछ का मैकेनिज्म बहुत जरूरी होगा। तो जिसका जो जरूरी है हमें वो करना है, हमें जरूरी नहीं है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर देते हैं,
रटने वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं और समझने वाली चीज को रटने की कोशिश करते हैं। तो जब समझने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो गलत हो गया क्योंकि आपने समझा नहीं है। और जो रट के सीधा टिक करने वाला है वो आपने अप्रोच उसमें आप जम्बल्ड हो गए, उसमें पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे हो। तो अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरे को पढ़ना है एंड दिस इज माय डोमेन, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा मैं करूंगा। क्लियर है? अब देखो जरा एल्केन में, एल्केन में मैं आपको एक जबरदस्त प्रिपरेशन मेथड बताता हूँ, ठीक है। एल्केन में एक बहुत ही सुंदर प्रिपरेशन मेथड बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है RCOOH, मतलब एसिड का रिएक्शन, RCOOH रिएक्शन विद सोडा लाइम। पहला इसका मेथड है। और यहाँ पे अपन स्टार लगा रहे हैं। स्टार लगाने का क्या मतलब होगा? स्टार लगाने का मतलब है कि इसकी मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? अपन अब से लेके आगे अगर स्टार लगाएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब हम सबको क्लियर होगा कि इसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। और जो रटने वाली बात होगी उसमें हम 2 स्टार लगा देंगे। सिंगल स्टार का मतलब क्या है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो जेई में एक्सपेक्टेड है। अब देखो इसमें होता क्या है। RCOOH को डालते हैं सोडा लाइम में, CaO, और इसको हीट करते हैं। तो होता क्या है, ये जो कंपाउंड है CO2, ये NaOH के साथ Na2CO3 बना देता है। ये यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। और देखो कितना सुंदर हो रहा है। CO2 सिर्फ उड़ गया प्लस Na2CO3। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो Na2CO3 प्लस H2O। एक्चुअली में क्या होता है, RCOOH in presence of soda lime, डीकार्बोक्सिलेट होता है। डीकार्बोक्सिलेट का मतलब क्या है बेटा? डीकार्बोक्सिलेट का मतलब क्या होता है? CO2 लूज कर देना या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूज कर देना। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। जो साफ साफ यहाँ पे बेटा जितने भी कार्बन होंगे, अगर यहाँ n कार्बन है, अगर यहाँ कितने कार्बन है n, तो इसमें कितने कार्बन होंगे? n-1 कार्बन। बोलो बेटा। बेटा यहाँ तक कोई तकलीफ? सर। अब देखो जरा आगे। अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं इस रिएक्शन के लिए। COOH कहीं पे भी लगा हो, COOH कहीं पे भी लगा हो, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे, CH2 पे, टर्सरी पे, ब्रिज हेड पे, बेंजीन पे, कहीं पे भी लगा हो, सब जगह ये रिएक्शन हो जाती है। क्या बोला मैंने? अगर आपका COOH कैसा भी COOH है, RCOOH, R और AR और ब्रिज हेड, मतलब एनी टाइप ऑफ R, मतलब कुछ भी हो, ऑलवेज ये CO2 लिबरेट कर देगा और NaOH के साथ क्या बना के अलग हो जाएगा? Na2CO3। मतलब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी COOH हो, कहीं का COOH है, कैसा भी COOH हो, अगर आपको CO2 उड़ाना है, अगर आपको CO2 निकालना है, तो आप सोडा लाइम डाल दो। ठीक है। अब अगर
हाँ, अगर एसिड दिया है या उसका सॉल्ट दिया हो तो बात सेम ही है। यस और नो? देखो जरा, अगर आपको दिया CH3COOH को अगर सोडा लाइम में हीट कर दिया, क्या बनेगा बेटा? CH4। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। अगर आपको दिया है साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम के साथ हीट करा, तो क्या होगा? ये CO2 लूज कर देगा, तो दिस विल बिकम साइक्लोहेक्सेन ओनली। अगर आपको बेंजीन पे 3 COOH लगे हैं और आपने सोडा लाइम डाल दिया, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सोडा लाइम किस में डालना पड़ेगा बेटा? एक्सेस। तो ये सारा CO2 उड़ा के सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो बेटा हमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये कहाँ का उड़ाएगा, कहाँ का नहीं उड़ाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इवन बेटा यहाँ देखो, अगर COOH ब्रिज हेड पे भी क्यों ना हो, तब भी आप अगर इसका रिएक्शन NaOH प्लस सोडा लाइम, सोडा प्लस लाइम से अगर कराओगे तो ये भी निकल जाएगा और यहाँ H आ जाएगा प्लस Na2CO3 प्लस H2। बस इसको क्या करना पड़ेगा? हीट। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। हाँ सर। अब देखो जरा, इसमें चूंकि हमने इसमें स्टार लगाया था तो अब इसका मैकेनिज्म भी जरूरी है ना? मैकेनिज्म जरूरी है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जरूरी है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट रेट क्या होंगे, वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी इसमें। एक बार राइट साइड थोड़ा दिखा सकते हो? कौन सा राइट साइड? इसका फोटो भेज दूंगा मैं। ओके। फोटो भेज दूंगा, ठीक है? अब देखो जरा, सबसे पहले तो बेटा ये एसिड है, बोलो, और इसको डाला किसमें है आपने? स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH में, जो कि बेस है। तो सबसे पहले सारा काम छोड़ के तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? एसिड बेस, बताओ, बोलो। तो दिस स्टेप विल बी एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो जरा आगे, अब ये तो अपन को समझ ही आ गया कि इसमें क्या होना है। इसमें CO2 तो निकल रहा है, तो देखो बेटा ये CO2 कैसे निकलेगा? ये ऐसे ही निकल सकता है CO2? बोलो, ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो और ये सेपरेट हो जाए, ये टूट जाए, और ये खींचता है कौन? CaO प्लस NaOH का मिक्सचर। क्यों? देखो कहीं पे भी सॉल्यूशन में अगर आपको CO2 निकालना है तो उसमें NaOH हेल्प करेगा, बिकॉज NaOH इज हैविंग बेसिक कैरेक्टर एंड CO2 इज एसिड। तो अगर कहीं पे CO2 निकालना है तो NaOH उसको क्या करेगा? NaOH कोशिश करेगा कि भाई ये निकले, बोलो बेटा, प्लस CaO यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। CaO को अगर CO2 मिल गया तो वो CaCO3 का PPT भी बन सकता है, बोलो बेटा। तो CaCO3 का प्रेसिपिटेशन और NaOH का एसिड बेस रिएक्शन, जीतेगा कौन? एसिड बेस। तो फाइनली जो ऑब्जर्व प्रोडक्ट होता है वो NaOH और CO2, बिकॉज CO2 अगर बेटा पानी में है तो क्या है? H2CO3, और H2CO3 प्लस NaOH क्या बना लेगा? Na2CO3। बट फिर भी यहाँ पे लाइम क्या कर रहा है? लाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, सो दैट ये क्या बन जाए? R-।
और बेटा अगर ये R माइनस बन गया और जो निकलने वाला CO2 सॉल्यूशन में होके पानी के साथ H2CO3 बनाया और वो NaOH के साथ क्या बना लेगा, Na2CO3। बेटा बताओ ये बात समझ आ गई। अब जो ये R माइनस है ये सॉल्वेंट में, क्योंकि एक्वस तो था ही, उसका H पिकअप करके क्या बना लेता है, RH। बोलो बेटा ये बात समझ आई। इसमें मेरे को ये बताओ सबसे कठिन स्टेप कौन सा है। यार ये तो जबरदस्त फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एसिड बेस है, सेकंड वाला। एसिड बेस है, ये फास्ट होगा। ये स्टेप आपका कठिन होगा, ये स्टेप आपका स्लो होगा, ये स्टेप आपका हार्डी होगा। बोलो बेटा ये बात समझ आई। बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। Yes, sir. हाँ सर। Decarboxylation, rate of decarboxylation in soda lime will be directly proportional to stability of R minus formed। बोलो बेटा, R माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये वाला स्टेप फास्ट होगा, और स्लो स्टेप फास्ट करा देने से रिएक्शन फास्ट होती है। बेटा बताओ। सर वो स्टेप 2 के हाँ सर सर। एक बार फिर से बता सकते हो? बेटा ये एसिड बेस रिएक्शन है, यस सर। ये एसिड बेस रिएक्शन है, यस सर। और इसमें एक देखो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, R माइनस नहीं लीव नहीं कर। सर, वो वाला कैसे हो रहा है वो? देखो देखो सबसे पहले तो ये अपन को पता ही है CO2 निकलता है। यस सर। अब CO2 इससे कैसे निकाल सकते हो, कार्बोक्सिलेट आयन से, वो ऐसे ही निकलेगा ना CO2। देखो देसी तरीके से बताओ, यस। ऐसे ही निकलेगा ना बेटा। देखो अगर इससे मेरे को CO2 निकालना है तो मैं ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा मुझे, और ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ही देना पड़ेगा, बिकॉज ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाना है। यस सर, समझा। समझ गए ना। यस सर। कठिनाई वाला स्टेप यही है, क्योंकि R यस माइनस सर। ग्रुप होता है नहीं, फिर भी यहाँ निकल रहा है, इससे ज्यादा कठिन तो कुछ होगा नहीं। यस सर। समझ गए। तो अब बताओ जरा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन सोडा लाइम, क्या ऑर्डर आएगा। यहां अगर COOH है और यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, और यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, और यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये माइनस प्लस आई वाला ग्रुप है, ये माइनस आई वाला ग्रुप है। बताओ क्या होगा। देखो प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन देगा, अनस्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा वहां पे होगा, और अगर ज्यादा आएगा तो अनस्टेबल होगा। तो रेट क्या आएगा इसका। बोलो बेटा, ये समझ आया सबको। यस सर। ये जेई में एज इट इज आ चुका है। जो अदर सब्स्टिट्यूट हो उनका आप प्लस आई माइनस आई देखना, प्लस आई माइनस आई से ही वहां पे कार्बेनाइन बना लो, और जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसमें इन ग्रुप्स का क्या देख लो, डोनेटिंग नेचर है या विड्रॉइंग नेचर है, उससे आप रेट गवर्न कर सकते हैं। बोलो बेटा ये बात समझ आई। यस सर। क्लियर है ये। अब मैं ये भी बोल सकता हूं, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन increases if electron withdrawing group in R is present। क्लियर है बेटा ये बात।
बोलो। रेट ऑफ decarboxylation, rate of decarboxylation decreases if electron releasing group is present in our, बाकी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म वाला फीलिंग भी अपन ने ले लिया, डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है वो अपन को पता ही चल गया, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रेजहेड हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे नॉर्मल एल्काइल हो, कहीं पे भी हो नेगेटिव चार्ज का कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से ब्रेजहेड पे पॉजिटिव नहीं आता है, ब्रेजहेड पे क्या SN1 रिएक्शन हुई थी बेटा? नहीं सर। नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि बेटा SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। ब्रेजहेड पे नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज कार्बेनाइन कहीं भी आ सकता है, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, ब्रेजहेड पे, कहीं पे भी COOH ये डालो और निकालो। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, सेम रिएक्शन ट्रू हो जाएगी सल्फोनिक एसिड के लिए भी, है ना, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ने CO2 लूज करा, सल्फोनिक एसिड क्या लूज कर देगा? SO3 और SO3H। अगर आप सोडा लाइम डाल दोगे और हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? RH। ये H कहां से आता है बेटा मालूम है? फ्रॉम सॉल्वेंट। पब्लिक ये सोचता है, पब्लिक क्या सोचता है, देखो ये निकल गया और यहीं का बच गया ये, जबकि हमने मैकेनिज्म देखा था ये H लास्ट में से पिकअप कर रहा था सॉल्वेंट। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया RCOOH प्लस NaOD in D2O solvent along with CaO और हीट, अब आपका आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये जो H-OD ने उठाया वो तो लेके खो जाएगा सराउंडेड बाई D2। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा, समझ गए? अरे बताओ भाई। हाँ सर। यस सर। तो जब मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन का? R-, और जो D आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? सॉल्वेंट से। और जो CO2 जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? फाइनली NaOH के पास। समझ गए ना? और CaO क्या कर रहा है? सिर्फ उसको कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन। अच्छा अब देखो जरा सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट सोडा लाइम। अगर बेटा बिना सोडा लाइम के CO2 निकल जाए तब तो मजा आ जाए, तो सोडा लाइम का भी खर्च नहीं आएगा। बोलो बताओ। यस। तो यहाँ पे भी देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, स्टार। इसका मतलब फाइनली जेई में इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो जरा अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। अगर बेटा ऐसा कोई COOH है, और सुनो आपको मेरा जो थॉट है या जो मेरा की पॉइंट है वो आपको पकड़ना है और उसको उसी तरीके से याद रखना है। तो जो COOH होता है, COOH के बगल वाले कार्बन पर, मतलब इस कार्बन पर, ठीक है, इस कार्बन पे आप एक नेगेटिव चार्ज अज्यूम करो, और ये नेगेटिव चार्ज इफ, सबसे पहले मैं इसमें अगर इसको मैं ऐसे शब्दों में लिखूं, फर्स्ट हाइपोथेटिकली assume negative charge at carbon attached to COOH। सबसे पहले हाइपोथेटिकली एक नेगेटिव चार्ज आप अज्यूम करो। क्लियर है बेटा ये बात? उसके बाद
if that negative charge, if that negative charge is in conjugation, if that negative charge is in conjugation, then this COOH, this carboxylic acid will lose CO2 gas only on heating. अब अगर बेटा if assumed negative charge, that negative charge is not in conjugation, बेटा negative charge in conjugation other than COOH, अदरवाइज आप बोलने लगो सर नेगेटिव सिंगल डबल, ये इस साइड नहीं, इस साइड मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस साइड डिलोकलाइज होना चाहिए अदर देन COOH ग्रुप। क्लियर है? बोलो बेटा। इफ नॉट इन हाँ सर। conjugation, if that negative charge is not in conjugation, no CO2 liberation, no CO2 on heating only। इसके लिए आपको सोडा लाइन डालना पड़ेगा। अब देखो अपन सीधी सीधी बात कर लेते हैं। क्या है सीधी सीधी बात? यहां देखो, अगर RCO CH2 COOH है, बेटा मैं बता रहा हूं ना, जेई में पिछले 40 साल में ये रिएक्शन कम से कम 18 से 20 बार आई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि क्या प्रोडक्ट होगा ऑन हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग विदाउट सोडा लाइन। तो देखो मैंने क्या ज्ञान दिया आपको, COOH के बगल वाले कार्बन पर एक हाइपोथेटिकली क्या मानो, नेगेटिव चार्ज, और ये देखो इस साइड नहीं, COOH की तरफ नहीं, दूसरे तरफ, क्या वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, ये चेक करो। बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। अगर है तो उससे CO2 उड़ा देना आप, अगर CO2 उड़ाना चाहे। बोलो बेटा, बात समझ आई क्या? हाँ सर। दूसरा देखो, इसमें बताओ किस COOH को आप उड़ाना चाहते हो, आप सिलेक्ट कर लो बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक। किसके रिस्पेक्ट में आप चेक करना चाहते हो? इसके रिस्पेक्ट में चेक कर लें, तो इसके बगल में नेगेटिव चार्ज अज्यूम करो, तो फिर इस साइड क्या रेजोनेंस है? यस सर। हाँ सर। इसके इस साइड नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस इस साइड है, तो मतलब ये CO2 उड़ जाएगा और क्या बचेगा? बोलो बेटा, ये आएगा या नहीं? हाँ सर। बोलो। अब बताओ Yes, क्या sir. क्या ये COOH बगल में नेगेटिव रेजोनेंस में है क्या उस साइड? नहीं। तो बस दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बेटा आप सुनो जरा, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड loses CO2 gas only on heating, वो भी बिना सोडा लाइन के। ये बहुत मजेदार बात है। प्लस इसको बोलते हैं बेटा मेलोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है? जब एक CH2 पे 2 COOH लगे हो। मेलोनिक एसिड एंड बीटा कीटो एसिड, ये दोनों इतनी फेमस बात है ना बेटा, कभी भी आप क्वेश्चन करोगे ये बनेगा और फिर हल्का सा वो हीट का साइन देगा, आपको चमकेगा भी नहीं और CO2 उड़ के एसीटोन बन जाएगा। बेटा ये बात समझ आई? तो ये दो बातें तो लोग रट लेते हैं कि बीटा कीटो एसिड, क्योंकि इतनी बार यार जेई में आया हुआ है, बट इसका जो फंडा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो की पॉइंट है, इसका जो मंत्र है जो मैंने आपको दिया है, वो अगर आपने याद रखा
तो देखो अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। CH2 डबल वन CH, CH2 C डबल OH। बताओ बेटा इसमें उड़ेगा CO2 या नहीं? इसमें यस CO2 सर। होगा या नहीं? तो C डबल OH के बगल वाले कार्बन में नेगेटिव अज्यूम करो, और क्या वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है? यस बिल्कुल है, नेगेटिव सिंगल डबल। अगर है आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है और आपको CO2 लूज करा देना है। बोलो बेटा ये बात समझ आई? बोलो बेटा। हाँ यस सर। सर। एक बात और बताओ, N ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर हीट करोगे तो क्या होगा? CO2 लिख लेना। इसमें भी बेटा उड़ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव सिंगल डबल रेजो है। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? हाँ सर। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ। इसमें क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 2 CO है, 2 C डबल OH, 2 C डबल OH, 2 C डबल OH, 2 C डबल OH, और इसको हीट करा, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ moles of CO2 which can be liberated from 1 mole of A on only heating। बताओ आंसर। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितना मोल CO2 ये लूज करेगा विदाउट सोडा लाइम, ये आपको क्वेश्चन बताना है। सिक्स। सर 6। 6 आ रहा है आंसर। देखो बेटा सबसे पहले तो ये देखो, अगर एक कार्बन पर 2 C डबल OH होते हैं तब तो उड़ जाता है, एक तो पक्का उड़ जाता है। बोलो मेलोनिक एसिड। अरे बोलो। यस सर। तो इनमें से ये जो सर्कल करे हैं मैंने, इन 10 में से 2 2 4 2 6 2 8, 4 तो पक्का निकल जाएंगे, और 4 निकलने के बाद स्टोरी कैसी दिखेगी? बोलो। आफ्टर लूजिंग 4 moles ऑफ CO2, बेटा बोलो ये दिखेगा आपको 4 मोल लूज करने के बाद। यस सर। क्लियर है? अब देखो ये बन गया बीटा कीटो एसिड, एसिड का ये अल्फा ये बीटा, दिस इज बीटा कीटो एसिड उड़ जाएगा, दिस इज बीटा कीटो एसिड उड़ जाएगा, दिस इज बीटा कीटो एसिड उड़ जाएगा। क्या ये बीटा कीटो एसिड है? नो सर। नहीं सर। आंसर क्या आएगा इसका? 7। ये बचेगा और 7 CO2 पर मोल निकलेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7। बेटा सब लोग समझ गए? किसी को कोई डाउट? नो सर।
और इसमें अगर सोडा लाइम डाल के हीट कर दो, सारे तब ऑल CO2, 8 CO2 विल बी लिबरेटेड। तो क्वेश्चन यही आता है कि इस कंपाउंड के अगर 1 मोल से मैक्सिमम CO2 इसने लूज करा इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इफ दैट नंबर इज x एंड ओनली ऑन हीटिंग y moles of CO2 per mole of this compound liberate कर रहा है, what is the value of x minus y? बेटा कहानी पूरी समझ आ गई? सोडा लाइम से तो कितने भी COOH कहीं पर भी लगे हों दिमाग लगाना ही नहीं है, तो सोडा लाइम से तो 8 के 8 निकल जाएंगे, और इसमें दिमाग लगाना है, मैंने बता दिया है क्या होगा। क्लियर है? बोलो बेटा। ये क्वेश्चन करो। हाँ देखो, अगर यहाँ आपने सोडा लाइम डाला और हीट करा तब तो ये बनना है। क्लियर? तब तो ये CO2 लूज कर देगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस कंडीशन का, इसका क्या कंडीशन था कि COOH से जो अटैच्ड कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन, उस पर बस नेगेटिव बन जाए, सिर्फ फॉर्म हो जाए। दिस इज द ओनली कंडीशन। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज तो सब जगह बन जाता है, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। इसमें मैंने बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज हो वो रेजोनेंस में हो। चलो कोई नहीं, नेगेटिव चार्ज हो तो सकता ही है यहाँ। ब्रेज हेड पे नेगेटिव चार्ज से तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट क्या बेटा, ये जो रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा। क्या ये रेजोनेंस होगा? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा मार्केट में? नहीं यार, पैसे हैं किसी के पास, है ना, बट वो खर्च नहीं कर सकता है, तो फिर वैसे पैसे का फायदा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, कंडीशन है रेजोनेंस की, बट रेजोनेंस कर नहीं सकता है, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं रहा है रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है। तो अगर ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो CO2 गैस लिबरेटेड। बोलो बेटा, ये बात समझ आई क्या? अब देखो जरा, अब समय आ गया, मैंने इस रिएक्शन में मैंने स्टार लगाया था, और अब समय आ गया है इसका मैकेनिज्म देखने का। ठीक है? और कितनी सुंदर मैकेनिज्म है, कितना ब्यूटीफुल इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, आप देखो। या चलो ये बात आपको समझ आ गई, तो एक क्वेश्चन आप और कर लो। RCH11CH CH2COOH, इसको बताओ जरा, ओनली ऑन हीटिंग क्या होगा? व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट?
तो बेटा देखो COOH के बगल में क्या है, नेगेटिव चार्ज, और क्या वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस सर है। RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बचेगा CH3, और ये क्या हो जाएगा CO2। बोलो CO2 लिबरेट करेगा या नहीं। करेगा। यस सर। अब देखो मजे की बात देखो, ये प्रोडक्ट गलत है। यस ये CO2 लूज करेगा, ये सही है। इसका मतलब अपन ने कुछ तो गड़बड़ करा है, बिकॉज अगर अपन ने जो अपना थॉट बना है, जो मैंने आपको शुरू से लेके अभी तक इस रिएक्शन का थॉट बनाया है, उसमें कुछ तो मिसिंग है। अगर देखो कुछ भी मिसिंग नहीं होता तो ये रिएक्शन फिर सही होती। यस और नो। यस सर। और अगर किसी रिएक्शन में आपके आंसर गलत आ रहे हैं और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मिसिंग है, तो उसका बेस्ट इलाज होता है उसका मैकेनिज्म देख लेना। तो अब समय आ गया है, चूंकि मैंने स्टार लगाया था इसलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से। बेटा ये बताओ क्या बना हुआ है, ये बीटा कीटो एसिड है क्या, जस्ट चेक करो, चेक करो बेटा एक बार। बीटा कीटो एसिड है ना। यस सर। हाँ सर। अब बेटा ये बताओ, ये जो रिएक्शन हो रही है क्या इसमें कोई सॉल्वेंट है, क्या इसमें कोई रिएजेंट है, या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हीट है। सिर्फ हीट। सिर्फ हीट है। एक बात हमेशा याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से अगर कोई रिएक्शन हो रहा होगा, देखो कई बार बेटा क्या होता है, अगर सॉल्वेंट है, जैसे SN1 रिएक्शन देखो, उसको उसका फर्स्ट स्टेप काफी कठिन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन, लेकिन वहां देखो किसने, सॉल्वेंट ने हेल्प कर दिया था। यस और नो। सॉल्वेंट ने वहां हेल्प कर दिया था ना, और उसको कठिनाई से निकाला था, कार्पेटाइन बना दिया था, उसके बाद फिर अटैक हुआ था। अगर किसी रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट, कोई भी सॉल्वेंट नहीं है बेटा, तो उसका फिर एक ही मार्गदर्शक होता है, उसका एक ही मोटिवेशन होता है रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने का। उस रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए उसका एक ही ड्राइविंग फोर्स होता है, क्या, वो लिख दे रहा हूं, स्टेबल 5 और 6 मेंबर्ड ring formation in transition state will be driving force for this reaction। और बेटा ना केवल इसका उन सारी रिएक्शंस का ड्राइविंग फोर्स यही होता है जो सिर्फ हीटिंग पे होती है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटा, बताओ। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ ऐसी होगी इसकी कि जिसमें 6 और 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा होगा। अब देखो जरा बेटा ध्यान से, दिस इज बीटा कीटो एसिड, दिस इज बीटा कीटो एसिड। अब बेटा ये देखो, आपको CO2 लिबरेट करना है, CO2 निकलना है ना इसमें तो कोई संदेह नहीं है हमें। बोलो बेटा। अब बताओ, अगर CO2 निकलना है इट मींस ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, बिकॉज तभी तो C डबल बॉन्ड आएगा। यस सर। यस सर। अगर ये बॉन्ड यहाँ गया तो इसके तो 5 बॉन्ड हो गए। ये बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, तुम बोलेंगे इसको आप यहां दे दो, फिर ये बोलेगा भाई मेरे को 5 हो गए, तो बोलेंगे तुम यहां दे दो, तो ये बोलेगा भाई हम तो नेगेटिव चार्ज हो गए, हम बोलेंगे H+ को पिकअप कर लो। तो बताओ ये बॉन्ड कौन सा है, ब्रेकिंग, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मिंग। ये बॉन्ड कौन सा है, ब्रेकिंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मिंग। यहाँ पे कौन सा है, ब्रेकिंग, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मिंग। साइमल्टेनियसली कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो उनका ट्रांजिशन स्टेट का ऑब्जर्वेशन करें। देखो बेटा
सबसे पहले तो ये बना लिया, बोलो। अरे बताओ भाई, यही है ना अभी। अब देखो जरा बेटा, जब ये 50% टूट जाए, ये टूटेगा बॉन्ड, बोलो। ये ब्रेक हुआ, जितना ये ब्रेक होगा उतना ही यहां फॉर्म होगा, बोलो। जितना यहां फॉर्म होगा उतना यहां ब्रेक होगा, जितना यहां ब्रेक होगा उतना यहां एक एक्स्ट्रा फॉर्म होगा, जितना ये फॉर्म होगा उतना ये पाई ब्रेक होगा, और जितना ये ब्रेक होगा उतना ये फॉर्म होगा। देखो, फॉर्मिंग, ब्रेकिंग, फॉर्म, ब्रेक, फॉर्म, ब्रेक। और बताओ, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या सुंदरता है, यहाँ पे कितने मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है? 6। 6 मेंबर। इसका मतलब ओनली ऑन हीटिंग ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि इस बेचारी रिएक्शन का एक ही मोटिवेशन है कि ट्रांजिशन स्टेट सुंदर हो जाए। ट्रांजिशन स्टेट सुंदर कब होगी? जब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा। तो अब अगर 5 6 है तो यस, हम प्रोसीड कर सकते हैं। जो बन रहे हैं उनको बना दो, जो टूट रहे हैं उनको तोड़ दो। देखो जरा आप ध्यान से, आर आर सी ओ, और यहां एक बन रहा है एच, यहां पे एक बन रहा है। बेटा ऐसा कुछ है क्या? चेक करो, बोलो बेटा। यस सर। जो बन रहे हैं उनको बना दो, जो टूट रहे हैं उनको तोड़ दो, ये बनेगा उसके बाद, और CO2 लिबरेट हो जाएगा। अब बताओ बेटा, ये क्या बन गया? इनॉल। इनॉल क्या होते हैं? जब इन पे ऑल हो, इन पे ऑल है, और इनॉल ज्यादा स्टेबल होते हैं या कीटो? हमेशा याद रखना, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये H दोबारा मूव करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको पिकअप कर लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? दिस प्लस दिस। बोलो बेटा। तो अब समझ आया जो मैंने मंत्र बताया था वो क्यों जरूरी है? बिकॉज बेटा ये 6 मेंबर्ड रिंग कब बनेगा? जब यहां रेजोनेंस होगा। अरे बताओ भाई, यस सर। ये कितने लोग को समझ आ गई ये कहानी? किसी को कुछ पूछना है इसमें? एक बार लास्ट मैंने बताओ ना, इनॉल से क्या? बेटा ये इन प्लस इन पे OH है ना, हाँ तो जब इन पे OH हो उसको कहते हैं इनॉल। हाँ इन पे OH हो उसको कहते हैं इनॉल। और इनॉल स्टेबल नहीं होता है। इनॉल और कीटो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम में 99.99% कीटो होता है। हाँ। Whenever we will have this type of product, we will take कीटोन। कभी भी इनॉल बनेगा, इनॉल आर अनस्टेबल, कभी भी इनॉल बनेगा तो आपको क्या करना है? उसका कीटो बनाना है। ओके सर, समझ। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब आ जाते हैं अपन इस रिएक्शन में। देखो यहाँ R CH CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यही है ना? बोलो। अरे बताओ भाई। यस सर। हाँ सर। तब देखो ये बॉन्ड तो पक्का टूटेगा, CO2 तो निकलना ही है यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाके ये नेगेटिव चार्ज इसको पिकअप करेगा। बोलो। तो जो टूट रहे हैं उनको तोड़ दो। देखो क्या आ रहा है? R, यहाँ क्या आ रहा है? फिर ये H पिकअप करा, तो R पे क्या हो गया? CH2, ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ क्या आ गया? CH डबल बॉन्ड CH2। क्या अब इनॉल बना? क्या अब इनॉल बना बेटा? बताओ। तो अब इसका ये क्यों बनेगा? ये क्यों बनेगा? इसका तो यही बनेगा ना।
अरे बताओ भाई। यस सर। सर वो आर पे फर्दर डीलोकलाइज हो सकता है ना? अरे आर मतलब अल्काइल, ठीक है ना। अब ठीक है, हाँ सर। आर मतलब अल्काइल। चलो अब एक क्वेश्चन और करो, मैकेनिज्म से करना और अभी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ मैकेनिज्म लगानी है, कहाँ ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा। मैं बस अब वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये बेटा ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये चमकता है सब, बोलो। हाँ सर। तो अब देखो फाइनली ये निकला, तो क्या बचेगा, सी एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, देखो, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ OH, और यहाँ OH, बेटा यही बना ना, along with CH2, along with CO2, बोलो बेटा। हाँ बोलो, यही आएगा ना, ये CO2 निकल के ये H यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ। अब अगेन ये क्या है बेटा, इन ऑल, ये इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो कैसा फील हो रहा है कि CO2 निकल गया, बोलो बेटा, समझ गए। अरे यस सर। बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, किस में डायरेक्ट करोगे, किस में मैकेनिज्म से करोगे, ये चमका क्या किसी को। तो सब देखो, इस वाले में क्या प्रॉब्लम था, इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये बॉन्ड यहां मूव करने में दिक्कत नहीं था, इस बॉन्ड का यहां मूव करने में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट बताओ कितनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी जब ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड आएगा, तो बोलो बेटा, समझ आ रहा है, बोलो। यस सर। अरे बिकॉज ये रिएक्शन होने के पहले ये बनेगा ना, यस जो सर। को तोड़ दो, तो ये बनेगा ना बेटा, ये क्या ये बन पाएगा, क्या ये बन पाएगा, नहीं नहीं। सर। जब ये नहीं नो सर। बनेगा, तो इसका कीटो बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा तब तक सोच के, हाँ देखो बेटा, एक बेसिक डिफरेंस समझो, ये कैसे पता चलेगा कि आपको बिना मैकेनिज्म के करना है या मैकेनिज्म। देखो, RCO CH2 COOH, बेटा इसमें बताओ डी कार्बोक्सिलेशन होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, क्लियर है। अब बेटा समझना, ऐसे समझ लिया करो, ध्यान से देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में होने से तो कुछ होना नहीं है, डिलोकलाइज होना भी मांगता है, तो डिलोकलाइज होके कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, बोलो, बोलो। हाँ सर। अब ये इनॉल बना या नहीं,
हाँ सर। अगर यहाँ इनॉल हो जाए, अगर यहाँ इनॉल बन जाए तो आप सीधे निकाल देना, बिकॉज इनॉल फिर कीटो बन जाएगा। अरे बोलो, अब जैसे यहाँ देखो मेरे को कैसे चमक गया था, इसमें मैंने मैकेनिज्म से करा था। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हुआ, तो डीलोकलाइज होके क्या होगा, ये होगा ना बेटा। अब बताओ क्या ये इनॉल बना, क्या ये इनॉल बना? नो सर। नहीं। इनॉल नहीं बना, है ना। इनॉल या साइनाइड मतलब समझ रहे, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फिर नहीं होगा। अब इसका मैकेनिज्म से करना पड़ेगा, समझ गए होगे शायद। हाँ सर। अब देखो जरा थर्ड रिएक्शन एल्केन बनाने का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 at alkene and alkyne, ठीक है। और इसमें भी स्टार लगा है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत इजी होगा, बाद में एक लाइन में बता दूंगा, ठीक है। देखो जरा, अगर एक एल्काइन है और आपने उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन का, अगर आपने पीडी और पीटी और निकल, निकाह पड़े पंडित, मतलब डी ब्लॉक का एक एलिमेंट होगा, उसमें अगर आपने हाइड्रोजन डाला तो ये क्या करेगा, ये इसको डायरेक्ट एल्केन में बदल देगा। और एल्केन में बदलने के लिए टोटल कितने H एटम लगाने पड़ेंगे इसमें? 4। बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। और अगर डबल बॉन्ड है तब भी सेम रिएजेंट के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। बात समझ आई है? यस सर। तो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है कि अगर आपको डबल और ट्रिपल को हटाना है, डबल और ट्रिपल को हटाना है तो H2 के साथ आप निकाह पड़े पंडित का कोई भी मेटल डाल दो। और अब सुनो, इसमें इस तरीके का टाइम पास मत करना कि सर इसमें अगर एक ही मोल H2 डाला, वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन एट एल्कीन, बिकॉज देखो ये एल्कीन से खुद रिएक्शन कर रहा है। सो वी कैन नॉट ऑफिशियली, वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन एट एल्कीन। और ऐसा इस रिएक्शन में संभव ही नहीं होता कि आप एक मोल डालो। एक्चुअली में क्या होता है, पैलेडियम का पूरा सरफेस होता है, समझना ध्यान से, थोड़ा मैकेनिज्म वाला पार्ट का फीलिंग दे रहा हूं। पैलेडियम का एक सरफेस होता है और उसमें हाइड्रोजन को पहले हम एब्जॉर्ब कर देते हैं हाई प्रेशर पे, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं और उनके बीच में जो सरफेस होते हैं उन पे हाइड्रोजन जमा हो जाता है। फिर जब हाई प्रेशर से एल्कीन आता है या एल्काइन आता है, उसमें दोनों हाइड्रोजन ऐसे जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? ऐसे। तो बताओ ये कैसा एडिशन होगा, सिन या एंटी? बोलो बेटा। ये बात समझ आई क्या? अरे जैसे मान लो बोर्ड जो है ये पीडी का सरफेस है, इस सरफेस में कुछ तो कैविटीज होंगी ना, डी ब्लॉक है तो। बोलो, अरे बताओ भाई। यस सर। इस सरफेस में जो कैविटीज होती हैं उनमें जाके हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे हाइड्रोजन बैठे रहते हैं एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। हाई प्रेशर से अपन ने एब्जॉर्ब करा दिया, उसके बाद हाई प्रेशर से जबरदस्ती हम एल्कीन डालते हैं, तो ये बताओ एल्कीन प्लेनर है ऐसे। अब जब ये ऐसे जाएगा तो हाइड्रोजन पाई बॉन्ड पे जुड़ेगा, तो बताओ कैसे जुड़ेगा?
दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे या अपोजिट साइड से? भाई दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में है और Same उस side. मॉलिक्यूल आ रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे ना। Yes, sir. तो ये हमेशा सिन एडिशन होता है। और अगर ये सिन एडिशन है तो बताओ ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ या नहीं? Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई डाउट? एंड वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन एट डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डायरेक्टली वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा। क्लियर है इतनी बात बेटा? यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इफ वी हैव सिस एल्कीन, ठीक है, एंड वी आर पुटिंग D2Ni और हमने हीट कर दिया, तो बताओ बेटा 2 D लगेंगे इसमें? बोलो। Yes, sir. Also. अब इसमें जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट होगा वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होगा, और मेजो होगा। क्या होगा ये सोच के बताओ। पेयर ऑफ एनेंशियोमर मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर होगा या मीजो होगा? Meso. देखो बेटा, अभी दोनों मिथाइल सेम साइड है, अभी दोनों एग्जिस्टिंग मिथाइल सेम साइड है या नहीं है बताओ? और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, बोलो बेटा। Yes, और जो sir. वो भी सेम साइड आने हैं। और कितने कार्डियल सेंटर बन जाएंगे मार्केट में? 2। आने वाले D सेम साइड, आने और एग्जिस्टिंग H सेम साइड, और दोनों CH3 सेम साइड, तो ये क्या हो गया? मीजो। Yes. तो सिस का अगर सिन एडिशन कराते हैं और यहाँ पे यार वैलेंसी सेम होनी चाहिए तभी मीजो आएगा, बिकॉज देयर शुड बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा समझ पा रहे हैं ना? तो हमेशा मीजो मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? D सेम साइड, H पहले से सेम साइड है। अच्छा ये मत समझना कि ये मिथाइल अपोजिट साइड हो गए बेटा। फिशर प्रोजेक्शन में ये दोनों सेम साइड होते हैं, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड। क्लियर है ना? Also. चलो अब अगर ट्रांस है, अगर ट्रांस एल्कीन है और D2Ni डाला और आपने हीट करा, तब क्या बनेगा? बेटा आप देखो, ये एग्जिस्टिंग लोग अपोजिट है, ये अपोजिट है, और जो आने वाला है वो सेम साइड है। फील करके देखो क्या पीओएस आएगा?
यार पीओएस कब आता है मॉलिक्यूल में? जब सब सेम साइड हो। अरे बताओ भाई। हाँ सर। Yes, sir. और सेंटर Yes, ऑफ sir. सिमेट्री कब आता है? जब सब अपोजिट हो। हाँ अरे सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें बताओ पीओएस आएगा या सीओएस आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आए. पीओएस आने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? सारे सेम साइड. नहीं, सारे लोग सेम साइड हो, दोनों कैरल सेंटर के, है ना? सेम लोग सेम साइड हो। Yes, sir. तो सीओएस आने का कंडीशन क्या है? सेम लोग अपोजिट साइड हो, सब के सब। यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर यहाँ मीजो हाँ सर। नहीं होगा, यहाँ पे रेसमिक होगा। दो कायरल सेंटर का ऐसा फ्रेम होगा, ये दोनों डी, ये दोनों एच, ये दोनों कोई एक सेम साइड रख दो। चलो आप यहाँ डी रख दो, यहाँ डी रख दो, डी और डी सेम साइड आ गए, और सी एस थ्री अपोजिट रख दो, एच और एच अपोजिट। प्लस अब ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक इसका मिरर इमेज भी हो जाएगा जो कि डिफरेंट होगी। डी डी सी एस थ्री एच एच सी एस थ्री, और ये क्या कहलाएगा? रासायनिक मिक्सचर, पेयर ऑफ पेनिनसुला। बेटा ये बात समझ आई? थोड़ा सा अगर बेटा समझ के काम कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्लियरली यही दिख रहा है हमें, जो पुराने लोग हैं वो सेम लोग सेम साइड हैं, दोनों CH3 सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, और ये आने वाले भी दोनों सेम है, तो डेफिनेटली मीजो हो जाएगा। Yes. अरे भाई, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो एक और जबरदस्त बात कर लें। अब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अब अगर इसका D2NI से रिएक्शन कराया तो बताओ क्या बनेगा? इनफैक्ट अब तो H2NI भी चलेगा। अब बताओ रासायनिक होगा या मीजो होगा? सर रेसमिक, क्यों? क्योंकि सर एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सब अलग है। नहीं है, अब तो सेम ग्रुप ही नहीं है, अब तो हमेशा रासायनिक होगा। हाँ सर। लेकिन अब सुनो, अब एक और सुंदर बात सुनो, इसमें रासायनिक दो टाइप के होंगे। समझो कैसे। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझना। ये बताओ बेटा, जो दोनों हाइड्रोजन आने हैं वो तो आने हैं, उनको यहाँ रख दिया, बताओ सेम साइड रख दिया मैंने या नहीं? जो हाइड्रोजन आने हैं उसको मैंने सेम साइड रख दिया, बोलो। अरे बताओ भाई। हाँ सर। Yes, sir. Yes. अब ए का सेम साइड कौन है? सी। बी का सेम साइड कौन है? बी। ये हो गया। नाउ दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव। एक आप चुपचाप इसका मिरर इमेज बना दो, बस। आंसर समझ आया कैसे बनाना है अपन को? अरे बताओ भाई। हाँ 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 सर। क्लियर है इतनी बात? बोलो। हाँ सर. तो बस अब कैसा? हाँ सर। अब चारों डिफरेंट भी आ जाए तो मैं सेम अज्यूम बना लूंगा। बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इनको सेम मान लिया। आप ऐसे देखो, जिनको आना है वो दोनों, जो आना है वो बोलो बेटा।
सर सॉरी, मैं डिस्कन मतलब आवाज नहीं है आपकी, आवाज कट हो गई, एक लास्ट टाइम रिपीट कीजिए। क्या? सर आवाज कट हो गई थी आपकी ये तो 10 सेकंड पहले। समझना है या नहीं समझना है? अब तक सब समझ रहे हैं सर, 10 सेकंड पहले आपकी आवाज कट गई थी। अरे ये मेरे को अभी समझाना है या नहीं? नहीं सर। तो समझ गए ना? हाँ इसमें बताओ बेटा क्या बनेगा, मीजो या रेसमिक? दोनों ड्यूटेरियम में और इसमें या C2H5। हाँ देखो बेटा, ये दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड है, ये दोनों CH3 और C2H5 सेम साइड है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस कायरल सेंटर में आफ्टर एडिशन क्या क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक मिथाइल। बोलो, इस कायरल सेंटर में क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक इथाइल। तो दोनों में दो दो ग्रुप सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा बेटा। हाँ सर। तो आप क्या करना, देखो ये ऐसा हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बोलो बेटा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अरे बताओ भाई। यस सर। अब अगर देखो इसमें भी एडिशन के बाद दो ग्रुप इसके और दो ग्रुप इसके सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, और उसी डिफरेंट की वजह से ये तो पक्का है ये रेसमिक आएगा, रेसमिक मिक्सचर आएगा और पेयर ऑफ एनेंटियोमर आंसर आएगा। ये तो पक्का है ना बेटा इसमें? अरे बताओ भाई, ये इसलिए पक्का है क्योंकि इसके तीनों ग्रुप और इसके तीनों ग्रुप आइडेंटिकल होंगे, तभी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव आने के चांसेस होंगे। अरे बताओ भाई। हाँ सर। इसका भी रेसमिक मिक्सचर आएगा और पेयर ऑफ एनेंटियोमर, ये भी पक्की बात है। और अगर आप देखोगे तो यहां देखो, CH3, CH, CH, C2H5, D और D, इस तरीके का हिसाब किताब बनना है फाइनली। ये बात भी बताओ। बोलो, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? चार। तो दो एक्चुअली में यहां एक साइड बनेंगी और दो यहां बनेंगी, बिकॉज इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अरे बोलो भाई। हाँ सर। अब देखो जरा किसमें क्या बनेगा और कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ये पक्की बात है दो यहां बनने हैं, और ये पक्की बात है दो यहां बनने हैं,
और ये पक्की बात है, ये दोनों मिरर इमेज होंगे, और ये भी पक्की बात है, ये भी मिरर इमेज होंगे। अगर यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, बोलो। अब मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं जो ग्रुप डिफरेंट है, जो ग्रुप डिफरेंट है थोड़ी देर के लिए उसको सेम मान लो, जो ग्रुप डिफरेंट है उसको थोड़ी देर के लिए सेम मान लो। और अगर आपने CS3 के सामने CS3 है तो क्या मैं ऐसे रख सकता हूं यहां, बोलो। बोलो बेटा। और दोनों D सामने है और दोनों H भी सामने होंगे, ये बन सकता है, दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ सर। और एक इसका मिरर इमेज डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है अभी, बोलो। यस सर। और इसमें बेटा क्या है, इसमें ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो CS3 C2H5 एक सेम मान लिया और दो अपोजिट। अरे दो अपोजिट एक सेम, एक समझ गए ना, पॉसिबिलिटी तो एक ही होगी, आप इसमें स्विच कर दो, कहीं भी कर दो, बट पॉइंट ये है कि इसमें ये दोनों सेम साइड है। समझो जरा ध्यान से, मैंने इसमें क्या स्विच करा, मैंने ये करा कि ये दोनों अपोजिट है D, देखो D दोनों अपोजिट है, आने वाले H कहां है, अपोजिट। चलो एक काम करो, आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इसमें, बोलो बेटा। इसमें कोई तकलीफ आपको, अरे बताओ। नो सर। दोनों सेम साइड है, दोनों D अपोजिट है, दोनों मिथाइल। अब बताओ, ये तो मेरा हक है ना, मैं किसी भी कारण सेंटर पर दो स्विच तो मेरा हक है ना, मैं कर ही सकता हूं ना। तो मैं एक स्विच यहां कर रहा हूं, यहाँ H ले आया, यहाँ C2H5, और मैं एक स्विच इन दोनों में कर रहा हूं। बेटा कोई तकलीफ? अब ये और वो कायरल सेंटर सेम हो गए। यस सर। अब सिमिलरली मैं एक स्विच यहां कर रहा हूं, तो यहाँ CS3, यहाँ H, एक यहाँ, तो यहाँ D और यहाँ H, और इसकी मिरर इमेज ही तो बनेगा एक, तो CS3 C2H5 DH DH, बोलो बेटा। अरे यार, एक में सब सेम 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 साइड आ गए और एक में अपोजिट साइड आ गए, यही चार थे ना, इसके आप बनाओ स्टीरियो आइसोमर। 2 to the power 2 मतलब चार आता है ना, तो यही चार है, 1 2 3 4। अब दैट Yes, sir. अरेंजमेंट डिफरेंट, दैट अरेंज इनफाइनाइट अरेंजमेंट हो सकते हैं यार। आप CS3 को ना रखो इस फ्रेम में, आप यहां रखो CS3 कैसे भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर अगर किसी भी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हैं और वो दोनों अलग अलग कायरल सेंटर हैं, तो उनके दो पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेंगे, एक को बोलते हैं थ्रियो और एक को बोलते हैं इरर थ्रियो। एक को क्या बोलते हैं, थ्रियो, थ्रियो एनेंटियोमर, और एक को बोलते हैं इरर थ्रियो। ये सुना आपने कभी, बोलो। ये थ्रियो इरर थ्रियो कब डिफाइन होंगे, बताओ जरा, सिंगल लाइन में आंसर बताओ। जब दो कायरल सेंटर में से दो वैलेंसी दोनों की सेम हो और एक डिफरेंट हो, तो क्या यहाँ पे कंडीशन है थ्रियो इरर थ्रियो बनाने का? Yes, sir. सर। जब दो कायरल सेंटर में दो वैलेंसी सेम हो और एक डिफरेंट हो, तो वी कैन डिफाइन थ्रियो एंड इरथ्रियो एनेंटियोमर। अब बताओ बेटा, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते, तो बताओ इनमें से रेसिमिक कौन सा होता और मीजो कौन सा होता? अगर ग्रुप सेम होते तो ये वाला पेयर मीजो होता, Yes, sir.
और ये वाला पेयर रेसिमिक होता, बोलो। यस सर। तो Yes, sir. अल्फाबेटिकली पहले एम आता है या पहले आर आता है, बताओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मीजोटाइप एनेंशियोमर। बोलो। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, रेसिमिक टाइप एनेंशियोमर। बोलो बेटा। अब बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, एम या आर। अल्फाबेटिकली एम पहले आ रहा है या आर। एम आता है। थ्रियो और थ्रियो में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई। तो बेटा याद रखना, थ्रियो वाले ये होंगे जो मीजो टाइप है, और थ्रियो वाले ये होंगे। रटने का तरीका समझ आया क्या बताया मैंने। बोलो बेटा। यस सर। देखो अगर एक का दो वैलेंसी सेम है और एक डिफरेंट है, तो हमेशा दो वाले सिस्टम में चार कंपाउंड आएंगे, चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दो पेयर ऑफ एनेंशियोमर होंगे। एक को थ्रियो कहते हैं, एक को इरथ्रियो। थ्रियो उसको कहते हैं जो कैसा होता है, रेसिमिक टाइप, मतलब जो डिफरेंट वैलेंसी है उसको सेम कर दो तो वो रेसिमिक रहे, और डिफरेंट वाले को सेम कर दो और मीजो बन जाए तो दैट इज मीजो टाइप, और वो होगा इरथ्रियो। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। बोलो बेटा, किसी कोई तकलीफ इसमें। अरे बोलो भाई। ओके। अब देखो जरा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर, इसमें अगर आप चाहते हो कि हम डबल बॉन्ड पर रुक जाए, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है बेटा। हाँ सर। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश H2PD के साथ BaSO4 और CaCO3 डाल दो, या तो आप BaSO4 डाल दो या CaCO3, तो ये रिएक्शन कहां पे स्टॉप हो जाता है, बोलो बेटा, एल्कीन पर। ठीक है, तो इसमें दो रिएजेंट होते हैं, एक H2PD BaSO4 जिसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, बोलो बेटा याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है। यस सर। और अगर CaCO3 डालते हो, H2PD CaCO3, तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। और इन दोनों में सेम फैशन में रिएक्शन होता है, जैसे ही एल्कीन बनता है उसके चारों तरफ ये इनको सराउंड कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और एल्कीन आपको हमेशा कैसा एल्कीन मिलेगा, सिस एल्कीन। कैसा एल्कीन मिलेगा बेटा, सिस एल्कीन। ये बात समझ आई क्या, बोलो। यस सर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, यहाँ देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, या ये सेम ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराया H2PD BaSO4 से, तो एक कंपाउंड बना A, उसका रिएक्शन कराया D2Ni से, तो एक कंपाउंड बना B। बताओ A और B क्या होंगे, सॉल्व करो इसको।
हो गया होगा बेटा, बोलो। यस सर। इसमें क्या बनेगा, आर एच, यहाँ पे आर, यहाँ एच, क्यों? क्योंकि सिन एडिशन होना है, तो आर आर सेम साइड है, एच एच सेम साइड है, आने वाले डी डी भी सेम साइड होंगे, तो कुछ ऐसा हिसाब किताब होगा ना बेटा, आर आर सेम साइड, एच एच सेम साइड, डी डी सेम साइड, और ये क्या हो जाएगा मीजो, बोलो बेटा। अरे बताओ भाई, हाँ सर। यस सर। सेम हो जाएगा। और देखो इसमें आर सी ट्रिपल वन सी आर डैश, ठीक है, इसमें डाला मान लो हमने H2PD BaSO4 और हीट करा तो बना A, फिर इसमें डाला D2Ni तो बना B। अब बताओ बेटा क्या होगा, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे, तो R R डैश H और H ये आएगा बेटा, बोलो। अब देखो R R सेम मान लो, H H सेम और D D सेम, तो कैसा कुछ ऐसा बनेगा, R R अगर सेम है तो सेम साइड, बोलो, H H सेम साइड से आ रहा है, D D। अब बताओ ये किस टाइप का एनेंटियोमर होगा, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका एक मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, H H D D R R डैश, ये बताओ 3O होंगे या 3O, मीजो पहले आता है, 3O 3O में ई पहले आता है, अरे बोलो यार, ये बात समझ आई क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। आर आर डैश को सेम अज्यूम करके आप बना लो, तो सेम अगर मान लोगे तो मीजो आ रहा है ना, मीजो आ रहा है मतलब इर्थ्रियो, बोलो बेटा, ये समझ गए? अब देखो आज का लास्ट रिएक्शन, आज का लास्ट रिएक्शन, अगर एल्कीन को आपको एल्काइन को अगर कहा रोकना है डबल बॉन्ड पे, तो एक तो ये रिएजेंट है और एक रिएजेंट ये होता है आर सी ट्रिपल वन सी आर डैश, और होता है Na सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है जेई के लिए, तो सी ट्रिपल वन सी आर डैश, और यहाँ पे ट्रांस तरीके से दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अगर आप ट्रांस एल्कीन पे रोकना चाहते हो तो उसका दबाव क्या है, बोलो, Na इन लिक्विड अमोनिया, Na इन लिक्विड अमोनिया अगर होगा, आप रिएक्शन को कहाँ रोक दो, ट्रांस पर, और अगर H2PD BaSO4 है तो आप कहाँ रोक दो, सिस पर। क्लियर है बेटा ये बात? और इस रिएक्शन में मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बोलो बेटा, इतना समझ गए? यस सर। अब देखो जरा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, इसका रिएक्शन कराओ Na इन लिक्विड ND3, NH3 की जगह ND3 है, तो बना एक कंपाउंड A, तो उसका रिएक्शन कराओ H2PD से, तो बना B। तो बताओ A क्या होगा बेटा, A हो जाएगा ट्रांस एल्कीन, बोलो, और दोनों पे D लग जाएगा बिकॉज NH3 की जगह ND3 है, और अब ट्रांस से सिन होना है तो ग्रासेमिक टाइप आएगा, बोलो बेटा, R R डैश H H D और D प्लस इसका एनेंटियोमर, तो यहाँ H D D H R डैश R, और ये बेटा अगर सेम होंगे तो रेसिमिक होगा। आप ऐसे सोचो, ऐसे सोच लिया करो, देखो बेटा ये दोनों R सेम मान लो, तो बताओ दोनों सेम R से अपोजिट साइड है, दोनों D अपोजिट साइड है,
और आने वाले दोनों एज सेम साइड होंगे तो बताओ ये रेसिमिक बनाएगा या मीजो? पहले तो ये सोच लिया करो, बोलो। Racemic. बेटा दो ये दो अपोजिट है और आने वाला सेम है तो रेसिमिक होगा ना। रेसिमिक होगा तो थ्रियो टाइप या थ्रियो टाइप, बोलो। ये थ्रियो एनेंसोमर होंगे ना? Yes, sir. समझ आ गया होगा ये सब?